चौथा भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 12 भाव हैं हमारे। तो 12 भाव से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड भाव तक की बात की और आपको ये समझाया कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ से देखता है। अब उसी विषय में हम बात करेंगे चौथे भाव के बारे में, क्योंकि चौथा जो घर है उसके बारे में हम पूरी तरह बात नहीं कर पाए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले हमें देखना है लगन। लगन माने शरीर। ठीक है, अगर पहला घर अच्छा है या पहले घर का मालिक अच्छा है तो आप ये मान के चलो भले 11 घर खराब हो जाए, सब कुछ मिलेगा जीवन में इंसान को। मेरा मानना खुद का ये है, मेरी पर्सनल राय ये है कि पहला घर अच्छा है और पहले घर का मालिक अच्छा है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ भी जो जातक ना पा सके, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, लगन का मालिक और लग्नेश बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लग्नेश कहते हैं। अब ये बात हो रही है चौथे भाव की। ठीक है, चौथा भाव है सुखों का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सुख, माता, घर, गाड़ी। ठीक है जी, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी। ठीक है, और नौकर भी यहीं से देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे हमारे मतलब हर तरह की लग्जरी हम कह सकते हैं इसको। नौकर चाकर, घर में क्या क्या लग्जरी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है ना। अब कोई इंसान एक ऐसा भी है जो बेचारा झोपड़ी में काम कर रहा है, झोपड़ी में रहता है ना, तो सुख सुविधाएं तो उसके घर में भी हो सकती है। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं दिल्ली में कि स्लम बस्ती में रहते हैं, लेकिन उनके घरों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़ों के घर में नहीं होती। उसका मेन कारण है चौथा घर। भले ही उसका घर छोटा है, भले ही उसका घर झोपड़ा है, लेकिन उसको सुविधा भगवान ने सब कुछ दी है। भाई एक लगन 2 घंटे में उदय होती है और चौथे घर में मान लो किसी समय 20 लगन उदय हो रही है और चौथे घर के मालिक अच्छी पोजीशन में है और चौथा घर है, तो लोग झोपड़ी में भी जाएंगे, महल में भी जाएंगे, विदेश में भी जाएंगे जब पैदा होंगे एक साथ। एक लगन लगभग 2 घंटे की होती है ना। तो हमने देखा कि वो लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं झोपड़ी में रहने के बाद भी, और बहुत से लोग ऐसे देखे हमने किराएदार, जो लोग किराए पे रहते हैं उनके नसीब में मकान होता ही नहीं है, तो उनके घर में नौकर मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी भी खुद की कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि आदमी रहता यहाँ पे है, दूसरी जगह रह रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के दूसरी जगह रह रहा है, तो उसमें हम कहते हैं सुखों में कमी। सुखों में कमी, भाई चीज़ आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उसको भोग नहीं पा रहे, तो उसको कहते हैं सुखों में कमी। ठीक है, गाड़ी का मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको कि आप गाड़ी के मालकिन हो या मालिक हो। ठीक है, उस गाड़ी में आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, आप उसमें सवारी कर रहे हो, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर भी उसमें सवारी कर रहा है, ध्यान रखने वाली बात है। तो उस गाड़ी का सुख भी ले रहा है और वो आपसे पेमेंट भी ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी का जो सुख है उस ड्राइवर के नसीब में भी है, इस बात को मान के चलना। मतलब मेरे खुद के
तजुर्बे हैं। माँ तो तकरीबन सभी की होती है ना। तो ये माता का घर है, खास माता का घर है ये। और माता के सुख और दुख यहीं से देखे जाएंगे कि ये जो जातक है ये माता को सुख देगा या दुख देगा, या इस जातक को इसकी माँ दुख देगी या सुख देगी। चौथा घर इस चीज का है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि बच्चा पैदा हुआ और माँ पहले ही दिन गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो उसका कारण है चौथा घर के खराब होना या चौथे घर के मालिक का खराब हो जाना। अगर किसी की जन्म के वक्त माता गुजर जाती है तो डेफिनेटली पक्की बात है चौथा घर खराब मिलेगा, और इसके घर का मालिक, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इस घर का जो कारक है वो है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा इस घर का कारक है, इसीलिए चौथे घर का। अब देखिए कालपुरुष की पत्रिका देखते हैं तो मेष वृषभ मिथुन कर्क, चौथे घर का कारक चंद्रमा है। और आपने देखा होगा चंद्रमा रात में बली होता है, दिन में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, दिन में सूर्य बलवान होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा भाव एक ऐसा भाव है, यहाँ का जो कारक है ये है शुक्र। शुक्र भी रात में बली होता है, इस बात का ध्यान रखना। जितनी लेट नाइट जिंदगी होती है, लेट नाइट जिंदगी होती है, सब में शुक्र की अहम भूमिका है। तीसरा ग्रह है बुध। बुध क्या है? एक राजकुमार है, लेकिन बुध दिन में भी बली है और रात को भी बली है, ये ध्यान रखना। बुध के साथ कई खासियत हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई है, आगे भी बताता रहूंगा कि बुध जो है रात को भी बली होता है और दिन में भी बली होता है। और बुध ग्रह कैसा ग्रह है कि चंद्रमा के साथ हो गया तो चंद्रमा जैसा हो गया, और शुक्र के साथ हो गया तो शुक्र जैसा हो गया, और सूर्य के साथ है तो सूर्य की तरफ चला जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है। चौथे भाव के हम कारक तो नहीं बोलेंगे बृहस्पति को, चौथे भाव के कारक नहीं है, लेकिन चौथे भाव में बृहस्पति अच्छे होते हैं, गुरु, ठीक है। ये चार शुभ ग्रह यहाँ पे अच्छे होते हैं। बस शर्त क्या है कि नीच राशि में नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जो ग्रह उच्च का है वो 100% बलवान होता है, ठीक है। जैसे मान लो चंद्रमा है आपका फोर्थ हाउस में 2 नंबर में है, ठीक है। तो ये वृषभ राशि, वृष राशि में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वृषभ राशि में क्या करेगा, ये उच्च का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 8 नंबर राशि है नीच की, ये चंद्रमा की उच्च राशि है 2 नंबर, ठीक है। यहाँ ये बलवान है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर अपने घर में, यहाँ भी ये 100% फल देगा, ठीक है। और अगर चंद्रमा मित्र राशि में है तो अच्छा फल देगा, लेकिन चंद्रमा ज़्यादातर जल तत्व राशियों में अच्छा फल देता है क्योंकि खुद जल तत्व ग्रह है, ठीक है। यहीं पे ही जल तत्व राशि है इसकी वृश्चिक, ये भी जल तत्व राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो समझाने का मतलब बेटा ये है कि वृषभ राशि में देगा वो 150% फर्क, मतलब 150% रिजल्ट अच्छा देगा, और अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता तो यहाँ 100% हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वृश्चिक राशि का है, 8 नंबर की राशि का है, कमज़ोर है, नीच है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, तो यही चंद्रमा आपको रिजल्ट देगा 50% देगा वो, फिर भी क्योंकि इस घर का कारक भी है वो। लेकिन अगर यही चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ बैठा और किसी भी राशि में बैठा है तो फिर इसके रिजल्ट आ जाएंगे कमजोर। हालांकि रिजल्ट ये फिर भी देगा,
लेकिन फिर इसके रिजल्ट रह जाएंगे 20%। मान लो शनि की राशि में बैठ गया, शनि इनके दुश्मन है, मतलब चंद्रमा शनि को दुश्मन नहीं मानता है, शनि चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मकर राशि को। मकर राशि में चंद्रमा बैठ गए, ठीक है। अब मकर राशि में यहाँ शनिदेव भी बैठे, तो यहाँ पे इनका चंद्रमा का बल रह जाएगा 20%। ये ध्यान रखना। इस तरीके से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देगा 150% चंद्रमा फल, और यहाँ देगा 100%, यहाँ देगा 50%, और यहाँ जाएगा 20%। शुभ ग्रह की बात हो रही है अभी में, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने चंद्रमा के लिए आपको बताया, ठीक है। उसके साथ साथ चौथा भाव एक ऐसा भाव है, इस भाव को शुभ ग्रह देखते हैं तो भी अच्छा करेंगे। मान लीजिए गुरु यहाँ आ गए, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठ गए, और बुध यहाँ, ठीक है। तो इनकी दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया था 7वीं दृष्टि सीधी इस भाव में बढ़ती है जाके, किसी भी ग्रह की 180 डिग्री पे जाके, क्योंकि पूरी लगन कुंडली 360 डिग्री की होती है, ठीक है। अब इसमें 180 डिग्री का मतलब हो गया 7वां भाव। मेष लगन से अगर कोई ग्रह बैठा है 7वां भाव को देखेगा तो 180 डिग्री होगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 180 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे 180 डिग्री का रहेगा, ठीक है ना। तो 360 डिग्री में इसको हम चलते हैं कि कोई भी ग्रह 180 डिग्री पे जाके वो देखता है 7वां भाव। तो यहाँ पे जब ये 4 शुभ ग्रह देखेंगे तो ये अच्छा ही करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये शुभ है। ऐसे मान के चलो कि कोई संत है या कोई अच्छा आदमी है, वो जहाँ देखेगा वहाँ का भी अच्छा करेगा, और जहाँ बैठेगा वहाँ का भी अच्छा, बराबर। और शुभ ग्रह में पापी ग्रह खराब होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं 5 ग्रह। 5 ग्रहों में मंगल सबसे पहले, ये जातक को मांगलिक बनाएगा। अब मेष लगन की पत्रिका है, चौथे घर में मंगल हो गया तो नीच भी हो जाएगा यहाँ पे, और मांगलिक भी हो जाएगा जातक। तो ऐसे, अच्छा मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह, मंगल सेनापति, उसे लड़ना आता है। तो ऐसे में उसकी माता की सेहत खराब रहेगी या वो खुद बीमार रहेगा, मतलब माता जी की सेहत खराब रहेगी या माता जी से जातक के विचार नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथे घर में मंगल बैठा है तो आजा सूर्य, सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है, बराबर। अब सूर्य जब चौथे घर में बैठेंगे तो ये भी है जलाने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी राशि में बैठ जाए। बस खाली मेष राशि में उच्च के होंगे तो उतना नुकसान ये नहीं करेंगे, या सिंह राशि में ये अपने घर में होंगे, क्योंकि अपने घर का नुकसान कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी माता जी की सेहत को खराब करेंगे, और उनकी मतलब विचारों का मतभेद रहेगा जातक के बीच में, कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। घर में अशांति का माहौल भी होता है जब चौथे घर में कोई पापी ग्रह बैठा होता है, ठीक है। अब आ जाओ राहु। राहु इस घर में कई बार मैंने देखा है कि वो देता है, लेकिन वो किस राशि में देगा। राहु की मित्र राशि है, जैसे हम राहु की राशि लेंगे तो ये हो गई मित्र राशि, इसमें शुक्र की राशि है तुला और वृषभ, ठीक है, मकर और कुंभ, ठीक है, और बुध की राशि है मिथुन और कन्या। इन 6 राशियों में यहाँ पे राहु देगा, राहु अच्छा फल देगा। लेकिन ये क्या करेगा, समझने वाली बात है, ये यहाँ पे माता से वैचारिक मतभेद रखेगा, लड़ाई झगड़े कराएगा, जी जी। तो माता ही से वैचारिक मतभेद रखेगा, परेशान करेगा। कई बार आपने देखा होगा इंसान घर में घुसता है और घुसते ही आज उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके किसी जातक, जिस भी जातक के चौथे घर में राहु सूर्य मंगल बैठे होंगे, वो घर में घुसते ही कलेश चालू कर देगा।
ये ध्यान रखने वाली बात है। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव या क्षेत्र के कारक हैं। क्षेत्र के मतलब यहाँ शनि होते हैं तो मैंने देखा वो प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन एक आधी उम्र के बाद, आधी उम्र तक शनिदेव यहाँ तंग करते हैं इंसान को, उसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद आधी उम्र के बाद जैसे जैसे वो जैसे कहते हैं ना शनि शनि चले जाओ शनिश्चर, तो शनिदेव धीरे 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 उसको देते चले जाते हैं। और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होती है। ठीक है। उसके साथ रह गए केतु। केतु केतु विरक्ति देता है। केतु जहां बैठता है चौथे घर में जाके, तो इंसान को सुख पाने की भूख होती है। ध्यान रखना, मेरी लफ्जों पे ध्यान रखना। विरक्ति देता है। मान लो इंसान जितना गाड़ी के पीछे भागेगा, जितना घर के पीछे भागेगा, जितना लग्जरी चीज लेके आएगा, उतना ज्यादा वो दुखी रहेगा। ध्यान रखना, चौथे घर में अगर केतु है तो देगा, ऐसा नहीं देगा, लेकिन वो उसको परेशान रखेगा ज्यादा। कहीं ना कहीं ये पापी ग्रह यहाँ पे करेंगे नुकसान। ठीक है। और ये शुभ ग्रह करेंगे अच्छा। ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है। तो ये चौथे भाव की बात चल रही है। अब समझने वाली बात है कि कौन सा ग्रह चौथे घर को किस दृष्टि से देखेगा, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहले बात करते हैं हम ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सा ग्रह चौथे घर को कहां से देखें। ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 ग्रह 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो बाकी के 5 ग्रह भी मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य, ये नहीं खराब होते हैं, लेकिन दृष्टि तो डालेंगे ना। वो एक अलग बात है। खराब होते हैं वो तो एक अलग बात है, क्योंकि बैठेंगे तब ज्यादा खराब करेंगे। लेकिन मान लो दृष्टि डालेंगे तो 10वें घर में बैठ के ये ग्रह जो है वो चौथे घर को देखेंगे। बात हो रही है चौथे घर की। अब चौथे घर पे दृष्टि डालेंगे, एक तो 7वीं दृष्टि सारे के सारे ग्रहों की यहाँ पड़ेगी। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि दृष्टि कौन से ग्रह की कैसे पड़ती है। ठीक है। काउंट ऐसे है कि ये मकर राशि है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब यहाँ जो ग्रह बैठा है उसको भी हमें ऐसे गिनना है, जैसे मान लो चंद्रमा की दृष्टि को लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना। ये 7वीं दृष्टि हो गई। अब गुरुदेव यहां से देखेंगे 5वीं दृष्टि से। ठीक है। केतु देखेंगे 5वीं दृष्टि से, और राहु देखेंगे यहां से चौथे घर से, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां से पड़ेगी, राहु की दृष्टि यहां से पड़ेगी और केतु की दृष्टि यहां से पड़ेगी। तो चौथे भाव को देखिए। ठीक है। ऐसे ही गुरु, केतु और राहु, ये 8वें घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, यहां पड़ेगी। लेकिन यह दृष्टियों में अंतर मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा है कि इस तरीके से गिनेंगे तो ये गुरु की दृष्टि है, और इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं। तो राहु केतु की 5वीं दृष्टि मानी जाएगी, गुरु की दृष्टि ये ऐसे पड़ेगी जब 9वीं मानी जाएगी। लेकिन तीनों ही ग्रह यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात। अब चलो बात करते हैं शनि के ऊपर। शनिदेव 7वें भाव में यहाँ बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अपनी 10वीं दृष्टि से ऐसे देखें, समझिए ध्यान से। ठीक है। और शनिदेव जब 2nd भाव में बैठेंगे तो अपनी 3री दृष्टि से देखेंगे यहाँ पर।
ठीक है। और सातवां मैंने आप, हाँ ये तीसरी, ये 10वीं और ये 7वीं दृष्टि से मैंने आपको बताया ही पहले, बराबर ना। अब मंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा दृष्टि समझाने का प्लान ये है, समझाने का ये है कि आप लोग समझ आना चाहिए कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से कैसे देखेगा। अगर किसी ग्रह की चौथे घर पे दृष्टि पड़ रही है तो वो कहाँ बैठ के देखेगा, ठीक है ना। तो आ जाओ मंगल के ऊपर। मंगल देव लगन में आएंगे तो 1 2 3 4 मंगल यहाँ देखेंगे, ठीक है। 7वीं दृष्टि से मंगल यहाँ देखेंगे और मंगल भाग्यस्थान में बैठ के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि से इस तरीके से ये मंगल देखेंगे, ठीक है। तो हमें इनकी दृष्टियों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से कहां से देखता है। अच्छा, शुभ ग्रह देखेगा तो अच्छा करेगा, अशुभ ग्रह देखेगा तो थोड़ा उसको कमजोर करने का कोशिश करेगा, ठीक है जी। हेलो, कोई भी अशुभ ग्रह देखेगा, अब जैसे मान लो गुरु यहां से बैठा है तो भले ये खुद खड्डे में है लेकिन गुरु यहाँ अच्छा करने की कोशिश करेगा। और यहाँ राहु बैठा है, राहु भले कितना ही बलवान हो इसको कमजोर करने का प्रयास करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। शुभ ग्रह अच्छा करेगा, अशुभ ग्रह इसको कमजोर करेगा, ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें आकलन जरूर आना चाहिए। शनि है, शनि चौथे घर को देखेगा तो माता को फौरन बीमार करेगा, माता से विचार नहीं मिलेंगे, माँ और बेटे के संबंध एकदम खराब होंगे, क्योंकि शनि राहु केतु सुख तो दे देंगे, सुविधाएं तो दे देंगे, लग्जरी तो दे देंगे, गाड़ी तो 1 करोड़ की दे देंगे, लेकिन वो संबंधों को खराब कर देते हैं, क्योंकि हर भाव से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है ना। तो संबंधों को खराब करना, राहु केतु शनि ये हमेशा खराब नहीं होते, इतना और बता दूं। कोई कोई ग्रह मान लो शनि देव या चौथे घर में बैठ गए और ये तुला राशि के आ गए, बहुत कुछ देंगे। मंगल यहाँ बैठ गए, मकर राशि के बैठ गए, मकर राशि के उच्च के बैठ गए, बहुत देंगे। लेकिन वो देने के साथ साथ ग्रह की आदत है, एक हाथ से देंगे एक हाथ से लेंगे, समझ गए ना। इन बातों का हमें विचार करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह हमें दे रहा है, कौन सा ग्रह हमें ले रहा है, और उसकी दृष्टि के अनुसार ही वो फल देगा। शुभ ग्रह अच्छा करेगा, अशुभ ग्रह उसको खराब करने का प्रयास करेगा, ठीक है। कोई सवाल आपका, कोई सवाल आपका, कोई संशय? ठीक है, आज हमने बात की चौथे घर पे, चौथे घर के बारे में। कल हम बात करेंगे इसी तरीके से, आपको समझाएंगे पंचम भाव के बारे में, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार।